नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना व्याकरण में टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार टॉपिक के अंदर हमने अब तक वर्ण की लगभग कंप्लीट परिभाषाएं और वर्ण के भेदों को पढ़ लिया था। अब हम उनके उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। वर्ण के उच्चारण स्थानों में आज जो अपना टॉपिक था वो था प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा है। एक तो है आपके आभ्यंतरिक प्रयत्न और एक है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतरिक प्रयत्न यानी किसी भी वर्ण को बोलते समय श्वास और जिह्वा द्वारा जो शुरू में प्रयत्न किया जाता है वो आभ्यंतरिक प्रयत्न कहलाता है, और किसी भी वर्ण को बोलते समय जो श्वास और वायु का अंतिम प्रयत्न होता है वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो इस आधार पर हमने वर्णों को दो भागों में बांटा। तो हमारा जो आभ्यंतरिक प्रयत्न चल रहा था उसके कुछ बिंदुओं को हमने देख लिया था। अब आगे देखिए आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर इससे पूर्व जो हमने पढ़ा स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण के बाद हमने स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श वर्ण यानी कि वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के अवयवों को श्वास या जीभ द्वारा कहीं ना कहीं स्पर्श किया जाता है, वो स्पर्श वर्ण थे। उसके बाद दूसरा स्पर्श संघर्षी, वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या श्वास द्वारा मुख के किसी न किसी अवयव का स्पर्श तो किया जाता है, लेकिन साथ में उनके उच्चारण में श्वास को लेने में कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, इसलिए वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, जय, झ ये चार स्पर्श संघर्षी थे। उसके बाद हमने लिया है नासिक वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण ने यम गणा नाम नासिक यानी न में आदि आपके नासिक वर्ण थे। अनुस्वार भी नासिक होता है। अब उसी कड़ी में हमारा पांचवा जो भेद था जिसमें आपने संघर्षी वर्ण पढ़े। संघर्षी वर्णों में से है, इन्हें संघर्षी या ऊष्म वर्ण कहते हैं। उसके बाद ये छठा जो आपका जो बिंदु था, छठा पॉइंट था पार्श्विक व तरल वर्ण। पार्श्विक व तरल वर्ण वो वर्ण कहलाते हैं। पार्श्व का मतलब होता है बगल का, पास का। तो जब हम मुख से ले वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा है ऊपर के दांतों की ओर तालु भाग का स्पर्श करके मुख भाग को, मुख विवर को अवरुद्ध कर देती है, और जो मुख से निकलने वाली श्वास है वो मुख के बगल से बाहर निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और मुख अवरुद्ध होने के बाद में भी बोला जाने के कारण इसे तरल वर्ण भी कहा जाता है। जैसे तरल पदार्थ को थोड़ा सा भी निकलने का स्थान मिल जाए तो वो निकल जाता है, उसी प्रकार ये आपके पार्श्विक और तरल वर्ण कहलाता है। पार्श्व का अर्थ है बगल, अर्थात जब ले वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है। जीभ के ले तो जीभ के दोनों ओर से बाहर निकलती है, अतः ले वर्ण पार्श्विक वर्ण कहलाता है। और मुख अवरुद्ध होने के बाद में भी बोला जाने के कारण ये तरल वर्ण भी कहलाता है। इस प्रकार जो ले वर्ण है वो पार्श्विक तरल वर्ण कहलाता है। दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट उत्क्षिप्त व ताड़न जात वर्ण। उत यानी उठाना, क्षिप्त यानी फेंकना, ताड़न जात यानी तालु से जात यानी पैदा होने वाला वर्ण। अर्थात आपके ये ड और ढ वर्ण जिनके नीचे ये बिंदी लगी होती है, ये नुक्ता लगी होती है, ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से गिरती है या तालु भाग को पीटती है, ये आदि क्रियाएं होती है इनके उच्चारण में, अतः इन्हें उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है, डह को। इसके बाद अगला है अर्धस्वर व संघर्षहीन तथा ईसत अक्षर। अर्धस्वर, संघर्षहीन व ईसत अक्षर यानी कि यह और वह ऐसे वर्ण हैं, इनका उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का है। यानी कि अवरोध, जैसे हमने देखा कि स्वरों को अनअवरोधी कहा जाता है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण करते समय श्वास के सामने कोई अवरोध नहीं होता है, जैसे ए आ ई आदि बोल देते हैं, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में अवरोध होता है।
किसी न किसी मुख अवयव का श्वास स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है, इसलिए व्यंजन अवरोधी जबकि स्वर अनअवरोधी कहलाते हैं। तो जो यह और वह स्वर है वो स्वर और व्यंजनों की मध्य वाली स्थिति से उच्चारित होते हैं, न तो इसमें अधिक अवरोध होता है न बिना अवरोध के ये बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। संघर्षहीन यानी कि इनके उच्चारण करते समय श्वास या जिह्वा को अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता, या वह बोल दिया जाता है। इसके बाद ईसत अक्षर, ईसत यानी तनिक स्पर्श करके बोले गए अक्षर। इस प्रकार इन वर्णों को अर्धस्वर, संघर्षहीन वर्ण या ईसत अक्षर भी कहा जाता, यह वह। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है वर्ष वर्ण। वर्ष का अर्थ होता है मसूड़ा, यानी कि वो वर्ण जिनको मसूड़े को स्पर्श करके बोला जाए। तो हम देखते हैं ने, ले, से, ने, ले, से, ने, ले, से, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों की ओर ऊपर के तालू का, दांतों की ओर ऊपर के दांतों का जो मसूड़ा है उस मसूड़े भाग का स्पर्श करती है, और इनका उच्चारण, वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक ऊपर के दांत के मसूड़े का स्पर्श करती है, अतः दंत भाग का स्पर्श नहीं करती, इसलिए इन्हें वर्ष या मसूड़े से उत्पन्न वर्ण कहा जाता है। ने, ले, से, इनका उच्चारण स्थान पहले दंत ही माना जाता था, लेकिन अब इनके लिए उच्चारण स्थान वर्ष नाम से अलग से माना जाता है। अगला बिंदु अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ यानी अंत है, अंदर ही, स्थ यानी रुक जाती है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अंदर ही रुक जाती है, य, रे, ले और व, य, रे, ले, व, इन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर की श्वास मुख में अंदर ही ठहर जाती है, बाहर नहीं आती, अतः इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके बाद अयोग बाह वर्ण। ए यानी नहीं होता है योग, फिर भी अपने अर्थ का वहन करते, इसलिए अंग और अह, इनको अनुस्वार और विसर्ग दोनों वर्णों को अयोग बाह वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका योग स्वर व व्यंजन दोनों में नहीं है, फिर भी अपने अर्थ को वहन करते हैं, सो इनको अयोग बाह वर्ण कहते हैं। इन्हें असंगत वर्ण भी कहते हैं। संगत यानी ठीक प्रकार से जिनका स्वर या व्यंजनों में योग हो, लेकिन इनका न तो स्वरों में योग है न ही व्यंजनों में, फिर भी ये अपना अर्थ, अपना जो अर्थ है उसको लेकर चलते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? असंगत वर्ण। इस प्रकार हमने आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर बोले जाने वाले वर्णों की स्थिति को समझा। अब है आपके वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण। तो वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास व जिह्वा के द्वारा किया गया अंतिम प्रयत्न या अंत का जो प्रयत्न है वो वाह्य प्रयत्न कहलाता है। वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा है वो हम देखते हैं। तो देखिए, पहला है वाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भेद। हमारे गले में जो स्वर तंत्रियां होती है, जो वोकल सिस्टम है, उनके आधार पर वर्णों का भेद। और दूसरा है श्वास वायु या प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का भेद। तो इस प्रकार दो भागों में अलग अलग जो वाह्य उच्चारण स्थान वर्गीकरण उसके या वाह्य प्रयत्न उसके आधार पर वर्णों का भेद किया है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भेद। तो देखिए, हमारे गले में जो स्वर तंत्रियां वोकल सिस्टम होता है, उनके मध्य से जैसे ही श्वास निकलती है तो वो कंपन करती है, और उस कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वो स्वर तंत्रियां अधिक कंपन करती हैं वो आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उनमें कम या अल्प कंपन होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण देखिए आप, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा है। इस आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। इसके दो भेद हैं, एक तो है सघोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। तो सघोष वर्ण यानी कि घोष या सघोष वर्ण उन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता, अधिक कंपन होता है, वे घोष या सघोष ध्वनियां या वर्ण कहलाते हैं। हिंदी की सघोष ध्वनियां निम्नलिखित है। हमारी हिंदी में सघोष ध्वनियां कौन कौन सी? तो देखिए, सभी स्वर
होते हैं वो सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। हमारे जो सभी स्वर है ए आ ई उ री ए आई ओ औ आदि, ये सभी स्वर आपके सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी आपके सघोष वर्ण कहलाता है। इसके बाद सभी अंतस्थ वर्ण, सभी अंतस्थ ये आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। और चौथा पॉइंट है ऊष्म वर्णों में केवल है, जो ऊष्म वर्ण है आपके स है, उनमें केवल है वर्ण ही सघोष है। इस प्रकार 11 स्वर, प्रत्येक वर्ग के 3-3 के आधार पर 5 वर्गों की 15 वर्ण, और सभी अंतस्थ यानी कि 4 और 1 ऊष्म है, ऐसे ये टोटल आपके 31 वर्ण, संख्या में 31 वर्ण सघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद अघोष वर्ण, दूसरा भेद है अघोष वर्ण, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियां कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे गले की वो स्वर तंत्रियां कम मात्रा में कंपन करती है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अघोष वर्ण है, जैसे कि सघोष वर्णों के बाद जो बचे हुए वर्ण हैं वो अघोष कहलाते हैं। जैसे 11 तो स्वर है और 33 आपके व्यंजन, ऐसे टोटल इन वर्णों की संख्या हो जाती है 44। 44 हमारे मूल वर्ण हैं। इन मूल वर्णों का ही उच्चारण स्थान वर्गीकरण या स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर या श्वास वायु के मात्रा के आधार पर किया जाता है। तो सघोष वर्ण 31 है, उसमें से बचे हुए अघोष वर्ण हो जाते हैं। जैसे सभी स्वर आ गए हैं सघोष में, तो अघोष में स्वरों में से कोई भी स्वर नहीं बचा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ गया, तो इसमें से बचे हुए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद सभी अंतस्थ वर्ण ये चारों में से, और ऊष्म वर्णों में है वर्ण आदि है, तो भी चारों आ गए, सभी अंतस्थ आ गए, तो अंतस्थ में भी कोई वर्ण नहीं बचा। ऊष्म वर्णों में केवल है आया है, तो ऊष्म व्यंजनों में आपके से ये 3 वर्ण बचे हुए हैं। ऐसे हमने देखा कि 10 और 3 13 वर्ण आपके कौन से वर्ण हो जाते हैं अघोष। सघोष की संख्या 31 है, जबकि अघोष की 13 है। इस प्रकार हमने इन वर्णों के उच्चारण स्थान को देखा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब जब दूसरा भेद आता है श्वास वायु या प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, यानी कि वर्णों को बोलते समय, इन 44 मूल वर्णों को बोलते समय कितनी श्वास का प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास का प्रयोग होता है वो महाप्राण कहलाते हैं, जबकि जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु का प्रयोग होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। ऐसे श्वास वायु की मात्रा के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है। एक तो है महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास वायु का प्रयोग हो, और दूसरा है अल्प प्राण। कौन से हैं? अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु का प्रयोग हो। तो हमने देखा कि वाहे प्रयत्न के आधार पर जो 2 भेद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, दूसरा है श्वास वायु और प्राण वायु की मात्रा के आधार पर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम व अल्प श्वास का प्रयोग होता है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास का प्रयोग होता है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि श्वास वायु के आधार पर भी इन वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। अब इनके जो कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण है, कौन से महाप्राण है, और जो अपने शब्दकोश क्रम के आधार पर वर्णों की क्या स्थिति है, शब्दों की क्या स्थिति है, वो आगामी कक्षा में, आगामी क्लास में हम देखते हैं। अब तक आपने वर्ण जो विचार टॉपिक है उसमें लगभग काफी विस्तृत रूप से हमने BSTC बीएड, पटवार, ग्राम सेवक, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक या आपके 3rd ग्रेड यानी कि रीट भर्ती परीक्षा, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सभी, और जो आपके BA फर्स्ट में भी आपके ये सब चलता है, 6 से 12 तक भी ये व्याकरण में वर्ण विचार टॉपिक चलता है। इसलिए ये ऑथेंटिक व्याकरण के टॉपिक है जो सभी कंपटीशन, सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ हिंदी आती वहाँ इनका प्रयोग होता है। इसलिए आप इन्हें विस्तृत रूप से अच्छी तरह डिटेल से पढ़े। कोई समस्या है तो पूछे, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कमेंट्स
कमेंट्स के माध्यम से बताएं और समस्याओं का समाधान पाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।